हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ही है। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी आज हम करेंगे। और सॉरी क्योंकि सब कुछ ब्लैक ब्लैक ही दिखेगा। ब्लू बहुत ही कम है क्योंकि ब्लू पेन मुझे वापस से धोखा दे गया। ठीक है, खैर एनीवेज वीडियो तो बनानी ही है तो टॉपिक चलते रहेंगे। एंड ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होगा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर तुम बता देना यार कि अगर कुछ समझ नहीं आया, मेरे को वापस से वो चीज़ समझानी है तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं समझा दूँगी वापस। ठीक है, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी वी आर स्टार्टिंग नाउ। इसमें ये है कि किसी को जानने के लिए, किसी को समझने के लिए और लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग रोज़ इन कामों में जुड़े रहते हैं। ठीक है, किसी को जानना, समझना, पहचानना या बताना कि ये किस तरह के लोग हैं, किस टाइप के हैं, ये हमारा रोज़ का काम है। इसमें हम रोज़ ही जुड़े रहते हैं, लोगों को नोटिस करके, उनकी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर करके कि अच्छा ये चीज़ें डेली करते हैं, ये इनकी हैबिट्स, इनकी आदतें हैं, तो इस टाइप के लोग ही हैं, हम इनको जानते हैं या रोज़ इनको देखते हैं ऐसी हरकतें करते हुए, तो इनके बारे में इतना तो हम बता ही सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है टू नो, अंडरस्टैंड, डिस्क्राइब पीपल इन अ टास्क इन विच एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व। हर कोई रोज़ ये कर रहा होता है अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, और जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें समझ पाएँ और प्रिडिक्ट कर पाएँ, अंदाज़ा लगा पाएँ कि ये हमसे मिलने से पहले कैसा कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे ये। ठीक है, एंड आगे बता रहा कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिलाई करते हैं। ऑब्जर्वेशन, जैसे जिस तरीके से हमने लोगों को देखा होता है उसके ऊपर हम रिलाई करते हैं। कन्वर्सेशन, जो बातचीत हमारी दूसरों से हुई होती है। एंड इन्फॉर्मेशन, जो हमें बाकी लोगों से किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मिली होती है, हम उसके ऊपर ही रिलाई करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये अप्रोच लोगों को समझने की इन्फ्लुएंस हो सकती है बहुत सारे फैक्टर्स से, जो कि हमारे जजमेंट को कलर कर सकते हैं, हमारे जजमेंट पे इफेक्ट डाल सकते हैं, हमारी ऑब्जेक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम लोगों को देख समझ रहे हैं ना, ये चीज़ भी बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकती है। और वो फैक्टर्स जो इसके ऊपर असर डालेंगे, उस हिसाब से हमारा जजमेंट, जो उन लोगों को लेकर हमने अपना नज़रिया बनाया है ना, जिस हिसाब से हम उनको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये उसको भी बदल देगी। प्लस ऑब्जेक्टिविटी को भी रिड्यूस करती चली जाएगी। मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि 4-5 लोग एक पर्सन को एक ही तरीके से देखें, या वो पर्सन भी 4-5 लोगों के सामने एक ही तरीके से बिहेव करे हर सिचुएशन में। इट्स नॉट नेसेसरी ना। देन बता रखा है कि हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है अपने एफर्ट्स को ज़्यादा फॉर्मली, कि हम एनालाइज कर सकें, समझ सकें पर्सनालिटीज़ को। और फॉर्मल एफर्ट जो है वो पर्सनालिटी को समझने का जो एक इंडिविजुअल डालता है, उसी को ही बोलते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है वो प्रोसीजर्स जो कि यूज़ करे जाते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, इंडिविजुअल्स को लाइक वैल्यू देते हैं, वैलिडेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मार्क्स, स्कोर देना, ग्रेड्स देना कि हाँ ये इस चीज़ में यहाँ स्टैंड करता है, यहाँ आता है। दिस इज़ व्हाट इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना उनको, एंड डिफ्रेंशिएट करना, लोगों के बीच में फ़र्क बताना, इसके और उसके बीच में ये चीज़ें अलग अलग हैं, तभी ये दोनों पर्सन एक दूसरे से अलग हैं। किस चीज़ के बेसिस पर? उनके जो कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्वियसली उनके बेसिस पर जो उनकी स्पेसिफिक कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ, कुछ खामियाँ हैं, या उनके अंदर जो स्पेसिफिक कुछ ट्रेट्स हैं, उसके बेसिस पे वो डिफ्रेंशिएट अमंग पीपल ना। तो ये लिखा हुआ है असेसमेंट रेफर्स टू प्रोसीजर्स यूज टू इवैल्यूएट और डिफ्रेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। देन गोल क्या होता है असेसमेंट का? भाई असेसमेंट करनी क्यों है, इसका मेन मकसद क्या है? गोल असेसमेंट का ये है कि लोगों को समझना और उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना, कम से कम एरर और गलतियों के साथ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके टू द पॉसिबल एक्सटेंट एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, लोगों को समझना भी तो इस तरीके से कि जो समझे वो गलत भी ना हो, वहाँ पर उसमें गलतियाँ कम से कम हो, मिनिमम एरर और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, ढंग से जो हमने लोगों को देखा है इस सिचुएशन में, हाँ हमें पता है, हमने अपनी आंखों से खुद इसको देखा है, ये ऐसे बिहेव करता है, तो प्रिडिक्ट कर लिया हमने इसके बिहेवियर का, अंदाज़ा लगा लिया, एस्टिमेट कर लिया कि हाँ आगे भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना तो ये इस तरीके से ही बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है, मेरी आंखें गवाह हैं, वो सबूत है जो बता सकती हैं, या इसकी वजह से मैं आगे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ इसका बिहेवियर इस सो एंड सो सिचुएशन में। ठीक है, और हिज वे ऑफ बिहेविंग। देन बता रखा है असेसमेंट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम ये पढ़ सकें कि एक्चुअली में बंदा करता क्या है, व्हाट पर्सन जनरली डज, और वो किस तरीके से बिहेव करेगा।
सो एंड सो सिचुएशन में, या अगर उसे मैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में प्लेस कर दूँ, वहाँ खड़ा कर दूँ किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो वहाँ पर वो कैसे बिहेव करेगा, हम ये पढ़ते हैं असेसमेंट के अंदर। बिसाइड्स हमारी मतलब देखा जाए तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के अलावा असेसमेंट यूज़फुल होती है डायग्नोसिस करने के लिए भी। किसी को कोई डिजीज़ है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, लाइक कोई डिसऑर्डर है, कुछ भी है, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए भी, उसको डायग्नोसिस करने के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी, प्लेसमेंट के लिए भी, काउंसलिंग के लिए भी और बाकी पर्पसेस के लिए भी असेसमेंट यूज़ करी जाती है। इन सब में भी हमें पढ़ना पड़ता है ना, पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है, देखना समझना होता है, जानना पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, ढंग से रिकॉर्ड करना होता है कि हाँ इस पर्सन का बिहेवियर ऐसे है सिचुएशन में, एंड आगे जाके अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो इसका बिहेवियर ऐसा हो सकता है, विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि अगर बीच बीच में गलतियाँ होंगी, मान लो उस पर्सन को पता लग गया कि मैं उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो वो वैसे बिहेव नहीं करेगा ना जैसे वो करता है उस सिचुएशन में, उसका बिहेवियर चेंज कर लेगा, वो मॉडिफाई करेगा उसका बिहेवियर, मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन देखने को मिल जाएगी हमें। एंड उसका जो नेचुरल तरीका है ना उस सिचुएशन में बिहेव करने का, वो मैं नोट नहीं कर पाऊंगी, इट मीन्स मेरे रिजल्ट्स ही रॉन्ग है। तो मुझे करना भी उसका बिहेवियर इस तरीके से रिकॉर्ड है, उसको ऑब्जर्व भी इस तरीके से करना है कि उसको शक भी ना हो, मैं उसे देख रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, एंड मैंने उसे देख समझ भी लिया। प्लस ये इन्फॉर्मेशन जाके मुझे कहीं और बाहर नहीं फैलानी क्योंकि एक पर्सन की प्राइवेसी को भी मुझे मेंटेन करके चलना है, एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा रखना है अपने पास ही। ठीक है। प्लस साइकोलॉजिस्ट जो है वो कोशिश करते हैं कि वो लोगों की पर्सनालिटी को अलग अलग तरीके से एसेस कर सकें, उनका असेसमेंट कर सकें, उन्हें समझ सकें। मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स कौन सी हैं? साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट, वही आते हैं। देन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, वही चैप्टर का लास्ट टॉपिक। बिहेवियर एनालिसिस, वो भी लास्ट ही है। ठीक है, ये टेक्निक्स जो हैं ये अलग अलग थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन से निकल कर आई हैं, वहीं से इनका ओरिजिनेट हुई हैं, वहीं से अराइज हुई हैं। ठीक है, और ये अलग अलग पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा एम्फेसिस डालती है, उनके ऊपर ही लाइट जो है वहाँ उनके ऊपर ही क्या कहते हैं उसे फोकस करती है, उन्हीं के ऊपर ही। प्लस आगे हम साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, इसमें लिखा हुआ है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया, यहाँ पर हम बाकी मेथड्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया इन द सेंस हमने चैप्टर 1 में साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। जो साइकोमेट्रिक अप्रोच थी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच थी, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के बारे में वी स्टडी नाउ। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो कि ऑलपोर्ट, गॉर्डन ऑलपोर्ट, जिनकी हमने वो वाली भी ट्रेट्स की थ्योरी पढ़ी थी ना, कार्डिनल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स एंड सेंट्रल ट्रेट्स, वो वाले गॉर्डन ऑलपोर्ट। तो उन्होंने सजेस्ट करा कि एक बेस्ट तरीका क्या है किसी भी पर्सन को एसेस करने का, उससे ही डायरेक्ट पूछ लो उसके बारे में, वो तुम्हें बता देगा। सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना, मेरे को जिसके बारे में जानना है मैं उससे जाके उसके बारे में पूछती रहूँ, मुझे बताता रहेगा। हाँ, उसके लाइक्स क्या हैं, उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, और क्या उसके इंटरेस्ट हैं, क्या उसकी हॉबीज़ हैं, मुझे अपने बारे में बताता चला जाएगा, मैं लिखती चली जाऊँगी भाई। लेकिन इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा है ना, ज़रूर नहीं है वो मुझे सच बताएगा। आगे इसकी पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस में, इसके लिमिटेशंस में, वो मुझे वो चीज़ें बताएगा जो उसको लगता है मैं सुनना चाह रही हूँ उसके बारे में। अब उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, मे बी कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी होंगी, क्या पता वो रूड है, वो एंग्री हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देता है और बहुत हाइपर एक्टिव टाइप का है, तो मुझे वो ये बात बताएगा। कोई अपनी बुराई, अपनी कमी अपने मुँह से बताता है कभी? तो इसमें ये बहुत दिक्कत है। मेथड तो अच्छा है, ठीक है, सबसे भाई सिंपल और आसान तरीका तो ये है ना, तुम जाके पूछ लो जिसके बारे में तुमने जानना है, वो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता चला जाएगा। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सॉरी, इट्स नॉट नेसेसरी ना कि वो तुम्हें सब कुछ वैसा वैसा ही बताएगा, सच सच अपने बारे में, जैसा जैसा वो असली में है। मे बी वो झूठ बोल दे तुमसे, और एक बारी को चलो ये चीज़ भी साइड कर दो, क्या पता उसको तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा ही, ट्रस्ट ही ना हो, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील ही ना करना चाहता हो तुम्हारे सामने, अपने बारे में खुद को खोलना ही ना चाहता हो। ऐसे नहीं दिखाएगा ना खुद को कि वो एक ओपन बुक है और तुम उसे पढ़ते चले जाओ पन्ने पे लटके, नहीं ना, ऐसे दिखाएगा कि बुक तो बंद ही है, तुम्हें कोशिश करके पूरी मेहनत करनी है, उसको टेढ़े मेढ़े सवालों में घुमा फिरा के ऐसे पूछना है कि वो बता भी दे, तुम समझ भी पाओ। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी आंसर्स नहीं देगा वो। तो इसके लिए ये सबसे आसान तरीका है ये इंसान को एसेस करने का, कि जाकर पूछो उससे उसके बारे में, और यही सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के अंदर यूज़ होता है, यही मेथड। ठीक है,
कि हम जा रहे हैं और उससे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड देन वो हमें आंसर दे रहे हैं, फिर हम उस पर रिलाई कर लेते हैं और वो लिख देते हैं। अब हमें नहीं पता वो सच है झूठ है क्या है। कोई कोई चलो सच आंसर दे भी दे, सही बता भी दे अपने बारे में, पर सब पे तो वी कांट रिलाई ना। एंड आगे लिखा है ये फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स होते हैं, थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स को वर्बल रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, मतलब मुंह से ही बोल के वो आंसर देंगे, उन्हें कोई ना कोई लैंग्वेज आना चाहिए तभी तो वो बोलेंगे ना आंसर देंगे। वर्बल रिस्पॉन्सेज है रेटिंग स्केल को यूज़ करके। रेटिंग स्केल इज़ व्हाट कि जैसे उसमें डिग्रीज बनी हुई है, अग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, ऐसे करके डिग्रीज बनी होती है ना रेटिंग स्केल पे। उस हिसाब से अपने बारे में बताना है कि मान लो लाइक क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया उससे, फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद है कि नहीं, या जब फ्रेंड्स को तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम अपना काम छोड़ के चले जाओगे कि नहीं। तो इसमें ऐसे करके डिग्रीज होती हैं, अग्री और डिसअग्री, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं एंड उससे सिलेक्ट करना होता है ऑप्शन। और मोस्ट प्रोबेबली उसे बोला जाता है अच्छे से कि तुम वही चीज़ सिलेक्ट करना तो तुम असली में करोगे इस सिचुएशन में, बट ज़रूरी नहीं है ना कि वो वही चीज़ सिलेक्ट करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और आगे इसमें बता रखा है कि ये मेथड रिक्वायर करता है, इसमें ज़रूरत होती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करे अपनी फीलिंग्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स। जैसे उससे क्वेश्चंस जो आइटम दे रखे हैं ना, जो क्वेश्चंस उससे पूछे हैं उनके रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू दीज क्वेश्चंस और आइटम्स वो खुद के बारे में ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करे, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करे, बताए, एक्सप्रेस करे, जो असली में वो उस चीज़ को लेकर सोचता समझता है और जैसे वो उस चीज़ को लेता है ना अपने ऊपर वैसे वो बताए, ठीक है। जैसे उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, या उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अपना काम या दोस्तों का काम, तो उस हिसाब से वो उसको बताया। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो खुद को अच्छा बताने के लिए, वो खुद को ज़्यादा सही दिखाने के लिए वो चीज़ टिक करेंगे जो असली में उस सिचुएशन में वैसे एक्ट ना करें, तो वो रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हारा डेटा ही रिलायबल नहीं होगा उस केस में। देन आगे बताया कि रिस्पॉन्सेज फेस वैल्यू के ऊपर एक्सेप्ट करे जाते हैं और क्वांटिटिव टर्म्स में, नंबर्स के टर्म्स में ही स्कोर करे जाते हैं, प्लस उनको इंटरप्रेट किया जाता है। जो टेस्ट के लिए पर्टिकुलर नॉर्म्स बनाए गए हैं ना, उनके बेसिस पर उनको इंटरप्रेट करा जाता है। नॉर्म्स क्या होते हैं, अनस्पोकन अनरिटन रूल्स। जैसे नॉर्म्स आर व्हाट, जो टेस्ट के लिए बनाए जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये इतने से इतने एज ग्रुप के लोगों पर एंड इस जेंडर पर ही तुम्हें जो है कंडक्ट करना है और किसी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर उसी हिसाब से बनाया गया है, तो तुम उसी के ऊपर ये चीज़ कर सकते हो। बाकी और कहीं जाके किसी भी एज ग्रुप के बंदे पे तुम ये टेस्ट नहीं कर सकते, या इस एक्सपेरिमेंट को तुम नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है नॉर्म्स जो कि एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। फिर भी मैं एक बार एंड में क्लियर कर दूंगी। देन आगे बता रखा है कुछ वेल नोन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो कि ब्रीफली डिस्क्राइब करे गए हैं। पहला आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MMPI, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है अलग से। ये इन्वेंट्री वाइडली यूज़ करा जाता है पर्सनालिटी असेसमेंट के अंदर, मतलब ये वाला टेस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है पर्सनालिटी असेसमेंट के अंदर। हैथवे एंड मैकिनले ने डेवलप करा है इस टेस्ट को, क्योंकि ये साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए हेल्पिंग टूल की तरह काम करता है। किसने डेवलप करा है ये भी पूछा जाता है अलग तरीके से, एंड ये मेरे एग्जाम में भी आया था 1 मार्क में। तो हैथवे एंड मैकिनले ने क्या डेवलप करा है, MMPI एंड MMPI की फुल फॉर्म, MMPI की फुल फॉर्म इज़ मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ठीक है। और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है साइकोपैथोलॉजी की वैरायटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसका रिवाइज वर्जन MMPI 2 के नाम से जाना जाता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट नया वर्जन है इसका, वो MMPI 2 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 567 स्टेटमेंट्स हैं और सब्जेक्ट को उन स्टेटमेंट्स, हर एक स्टेटमेंट को, मतलब सब्जेक्ट को हर एक पर्टिकुलर सिंगल स्टेटमेंट को उसे जज करना होता है एज ट्रू या फॉल्स अपने बारे में, ठीक है। और टेस्ट को डिवाइड करा गया है 10 सब स्केल्स के अंदर, जो कि डायग्नोस करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस को, डिप्रेशन को, हिस्टीरिया को, साइकोपैथिक डिविएट को, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी को, पैरानोया को, साइकास्थीनिया को, स्किज़ोफ्रेनिया को, मेनिया को, सोशल इंट्रोवर्जन को। इंडिया में मलिक और जोशी ने डेवलप करा है जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MMPI के हिसाब से। मतलब इंडिया में जो MMPI का वर्जन डेवलप हुआ है उसका नाम है जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, JMPI, विच वॉज डेवलप्ड बाय हूम, मलिक एंड जोशी। ये भी पूछा जा सकता है अलग से, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो बीच में हमने पढ़ा ना कि ये टेस्ट 10 सब स्केल्स में डिवाइडेड है, इन चीज़ों को वो डायग्नोस करता है जो लोगों के अंदर पाई जाती हैं, देखने को मिलती है।
इसमें से मैंने तुम्हें मेनिया स्किज़ोफ्रेनिया बता रखा है, बट मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। पैरानोया भी पहले स्किज़ोफ्रेनिया में ही काउंट होता था, बट अब अलग है वो, अब उसका पार्ट नहीं है वो, ठीक है। हाँ, पैरानोया अलग है, स्किज़ोफ्रेनिया अलग है, मेनिया अलग है। ये सब आई विल डिस्क्राइब, ठीक है। देन आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर EPQ, ये टेस्ट, ये वाला टेस्ट डेवलप करा गया है आइजिंग ने। और इनिशियली ये 2 डायमेंशंस जो है ना पर्सनालिटी की, उसको एसेस करता था। 2 डायमेंशन कौन सी? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली, और दूसरी इमोशनली स्टेबल इमोशनली अनस्टेबल वाली। अब ये डायमेंशंस को करेक्टराइज करा जाता है 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर। तो इन डायमेंशंस के अंदर कवर कितने होते हैं? 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स। और बाद में आइजिंग ने इसके अंदर 3rd डायमेंशन भी ऐड कर दिया, जिसका नाम है साइकोटिसिज्म। और इसको तुम साइकोपैथोलॉजी के साथ लिंक कर सकते हो, जिसके अंदर लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कोई भावनाएं, कोई इमोशंस है ही नहीं, या सेल्फिश सॉर्ट ऑफ, सेल्फ सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ पर्सन है। मतलब कि इंटरेक्टिंग नहीं है, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता इतने अच्छे से, एक्सट्रोवर्ट नहीं है। एंड टेंडेंसी है ऐसी उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर, कि वो सोशल कन्वेंशंस को डिफाई करेगा, वहाँ अलाउ नहीं करेगा, खुद को जाने नहीं देगा वहाँ, और खुद वहाँ जाना पसंद भी नहीं करेगा। उसे उसे पसंद भी नहीं है वहाँ घुसना, लोगों के बीच जाके इंटरेक्ट करना, या अगर कोई मदद मांग रहा है तो उसकी मदद करना, लोगों के बीच जाके कुछ बातचीत करना, या रिलेशंस बनाना दूसरों के साथ। और ये पर्सन जो कि इस डायमेंशन के ऊपर हाईली, जिसका हाई स्कोर आता है ना इस डायमेंशन के ऊपर, हाईली जो स्कोर करता है इस डायमेंशन पर, कौन सी? साइकोटिसिज्म वाली, जो 3rd डायमेंशन आइजैक ने ऐड करी है अपने इसके अंदर, EPQ के अंदर, आइजैक पर्सनालिटी क्वेश्चनर। वो कैसा होता है बंदा? होस्टाइल, ईगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। और ये टेस्ट भी वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब वो अनफ्रेंडलीनेस बहुत ज़्यादा दिखाएगा। ईगोसेंट्रिक वही तुम्हारा सेल्फ सेंट्रिक से रिलेटेड है। एंटी सोशल टाइपो इज़ व्हाट, एग्रेसिव मैनर में बिहेव एंड एक्ट करने वाला, एंड वॉयलेंस को बहुत ज़्यादा दिखाएगा वो, ठीक है। देन 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर विच इज़ ऑल्सो नोन एज 16PF, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टेस्ट रेमंड कैटल ने डेवलप किया है, एंड इसके स्टडीज़ के बेसिस पर, रेमंड कैटल तुम्हारे वही हैं जिन्होंने फैक्टर एनालिसिस के बेसिस पर तुम्हारे सोर्स ट्रेट्स दिए थे, सरफेस ट्रेट्स दिए थे, ठीक है। देन आगे रेमंड कैटल ने अपनी स्टडीज़ के बेसिस पर आइडेंटिफाई करा लार्ज सेट ऑफ पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टर्स को, मतलब पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको बहुत लार्ज सेट में, बहुत बल्क में आइडेंटिफाई करा उन्होंने, जिनको फिर आगे उन्होंने फैक्टर एनालिसिस के अंदर जो है सब्जेक्ट कर दिया, मतलब उस पर फैक्टर एनालिसिस का मेथड लगाया, जो कि ये यूज़ करते हैं। आगे भी था इनके सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट्स में, इसको मैंने समझाया बहुत अच्छे से, फिर भी समझ ना आए तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस को यूज़ किया आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर एक ह्यूमन का कैसा हो सकता है इसको, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे डीप में जाके, डिटेल्स में, ठीक है। कौन सी? फैक्टर एनालिसिस, जो कि रेमंड कैटल यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। ये टेस्ट प्रोवाइड करता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स के साथ सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करना होता है स्पेसिफिक सिचुएशन में। कुछ सेट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसके पास, उसको चूज़ करके, यानी कुछ ऑल्टरनेटिव्स, कुछ सॉल्यूशंस उसको दे रखे हैं, उसको उसमें से चूज़ करके रिस्पॉन्ड करना है इन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स के प्रति। और टेस्ट को यूज़ करा जाता है हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं हम इस टेस्ट को, प्लस हम अडल्ट के ऊपर भी ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्म्स हो गए इस टेस्ट के लिए, जो डेवलप करे हैं किसने? रेमंड कैटल ने, कि ये हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के ऊपर यूज़ किया जा सकता है, प्लस अडल्ट के ऊपर ये यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें एज ग्रुप भी आ गया एंड जेंडर भी, दोनों ही कवर हो रहे हैं, ठीक है, कि हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स में एंड अडल्ट में मेल फीमेल दोनों आते हैं। प्लस इसको, इस टेस्ट को एक्सट्रीमली यूज़फुल माना जाता है करियर गाइडेंस के अंदर भी, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन के अंदर भी, एंड ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के अंदर भी। ये तीनों भी मैं समझाऊंगी अभी, आई विल एक्सप्लेन दीज 3 एज वेल। और आगे इसमें ये बता रखा है कि कुछ पॉपुलर टेस्ट जो कि सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक को यूज़ करते हैं, जो अभी हमने आगे डिस्क्राइब करे ना, जैसे आइजिंक वाला था, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री था, और ये 16PF भी उसी में ही आ जाएगा, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट के अंडर ही पढ़ रहे हैं हम इनको,
यहाँ पर कुछ बाकी सेवरल अदर टेस्ट भी हैं जो कि ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो एसेस कर सकें पर्सनालिटी की स्पेसिफिक डायमेंशंस को, जैसे कि अथॉरिटेरियनिज्म हो गया, लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, कि भाई इंसान में कितनी हद तक पॉजिटिविटी है, किस लेवल तक वो इंसान पॉजिटिव सोचता है, इन चीज़ों को पॉजिटिवली करता है। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे साइकोलॉजी में पढ़ते पढ़ते, वैसे वैसे हम ऐसे टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि स्पेसिफिक डायमेंशंस होते हैं ना पर्सनैलिटी के, उनको एसेस करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम से सफ़र होते हैं, इनके अंदर भी लिमिटेशंस, डीमेरिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। दो मेन है, सोशल डिज़ायरेबिलिटी, और मैं पहले अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने पहले भी बताया था, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुमने उससे कुछ पूछा, अब तुम उससे डायरेक्टली उसके बारे में पूछ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है वो तुम्हें सच बताएगा। मे बी उसको तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हें सच नहीं बताएगा। एंड सेकेंडली ये हो सकता है कि वो अपने बारे में कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना तुम्हारे सामने रिवील करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुम्हारे सामने रिवील नहीं करना चाहता, और ही और शी डजेंट वांट टू शेयर समथिंग वेरी क्लोज टू हिमसेल्फ। अपने बारे में वो इतना अच्छे से तुम्हें बताना ही नहीं चाहता, उसका मन नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है वो तुम्हारे साथ अपनी चीज़ें शेयर करने में। तो वो क्या करेगा, सोशल डिज़ायरेबिलिटी के अंदर वो तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर तो देगा वो, पर तुम्हारे साथ ऐसे एक्ट करेगा जैसे वो लाइक बहुत अच्छे से एकदम सही सच्चे सच्चे आंसर दे रहे हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, क्योंकि वो तुम्हें वो आंसर्स देगा जो उसे लगता है तुम सुनना चाह रहे हो उससे, या वो ऐसे ऐसे आंसर्स देगा जो उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो मेरा जो है रिसर्चर जो मेरे ऊपर ये सो एंड सो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, ये मुझसे ऐसा इसका रिस्पॉन्स, ऐसा इसका आंसर सुनना चाह रहा होगा, ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं इसका ऐसा ऐसा आंसर दूँ, तो वो उसका वैसा वैसा आंसर दे देगा। जो उसका असली में व्यू पॉइंट होगा ना उस चीज़ को लेकर, जैसे वो परसीव करता होगा उस चीज़ को इन रियलिटी, वो चीज़ वो रिवील नहीं करेगा, वो नहीं बताएगा अपना ट्रू फीलिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और थिंग जो भी उससे पूछी गई है। तो सोशल डिज़ायरेबिलिटी इज़ व्हाट टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट टू एंडोर्स आइटम्स इन सोशली डिज़ायरेबल मैनर। जैसा सामने वाला सुनना चाह रहा है वैसा ही वो तुम्हें बता देगा, अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश करेगा कि अच्छा हाँ ये पर्सन है तो ये तो मेरे से ना ऐसा ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर सुनना चाह रहा होगा, ये मुझसे ऐसा ऐसा सोच रहा होगा कि अच्छा ये इसका आंसर ऐसा दे, तो मैं इसका आंसर ऐसा दे देता हूँ। बट इन रियलिटी मेरा उस चीज़ को लेकर ऐसा कोई व्यू पॉइंट है ही नहीं, मैं उसके बारे में ऐसे सोचती ही नहीं इस तरीके से, बट मैंने आंसर क्या दिया, वो जो मेरे को लगता है अच्छा वो मेरे से सामने वाला ऐसा सुनना चाह रहा है, ये मुझसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इस क्वेश्चन का ऐसा ऐसा आंसर ही दूंगी, तो मैंने इसका ऐसा ऐसा आंसर ही दे दिया, फिर चाहे वो येस है, नो है, और अनसर्टेन है, अग्री डिसअग्री, कुछ भी हो सकता है। देन आ जाता है एक्विसेंस टेंडेंसी ऑफ सब्जेक्ट टू अग्री विद आइटम्स क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट्स, यानी कि सब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी कि वो आइटम्स के साथ क्वेश्चंस के साथ अग्री करता चला जा रहा है बिना उनके कंटेंट्स को देखे, बिना क्वेश्चंस को ढंग से समझे, बिना क्वेश्चंस को ढंग से पढ़े, या क्वेश्चन पूछना और कहना क्या चाह रहा है इस चीज़ को बिना अंडरस्टैंड करे वो क्वेश्चंस के आंसर देता चला जा रहा है, ऐसे कि वो हर एक चीज़ के साथ अग्री करता चला जा रहा है। जैसे देखा है कभी किसी ना किसी टेस्ट में हम लोग कैसे आंसर्स करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर हम यस 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 देकर आ जाते हैं जो हमारे बारे में पूछे गए होते हैं। जैसे उसने पूछा है कि हाँ तुम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करोगे अपनी लाइफ में, दोस्तों को, फैमिली को, या खुद को, तो हम सोचेंगे मोस्ट लाइकली लोग क्या करेंगे इसके अंदर, वो जैसे एक तरफ फैमिली है, एक तरफ दोस्त है, एंड एक तरफ हम खुद हैं, तो फैमिली करके आ जाएंगे, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा दोस्त प्रेमी होंगे जैसे कि मैं हूँ, तो मैं दोस्त करके आ जाऊँगी। एंड आगे भी कुछ ऐसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कुछ भी काम होगा तुम्हारे पास बहुत ज़रूरी, बट बाकी लोगों को तुम्हारी उस टाइम नीड है, ज़रूरत के टाइम दे ऑल्सो नीड यू ना, उनको तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो तुम अपना काम छोड़ के सबसे पहले किसके पास जाओगे, किसकी हेल्प करने, फैमिली की हेल्प करने, या अपनी हेल्प करोगे, अपना काम ही करते रहोगे, लाइक सेल्फिश होकर किसी दूसरे की हेल्प नहीं करोगे, या दोस्त के पास जाओगे। तो मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, वही दोस्त प्रेमी दोस्त के पास जाएंगे, तो ऐसे करके हर एक क्वेश्चन का वही सिमिलर आंसर दे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे यस लिखा है ना, ऐसे मान लो उनके बारे में पूछा गया है कि इस चीज़ पे तुम किस हद तक कितना एग्री करते हो, या ये तुम्हारे बारे में सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी बताई गई है, पॉजिटिव सेंस में है,
तो ये मेरे में तो है ही। फिर ऐसे करके यस 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 ये चीज़ करते रहेंगे। इवन वो चीज़ हमारे अंदर होगी भी नहीं, या हमें अपने बारे में वैसा कुछ लगता भी नहीं होगा, हमारा खुद के बारे में वैसा सेल्फ कंसेप्ट ही नहीं होगा, बट वी डू व्हाट, नो की बजाय हम येस पे टिक करके आएंगे, क्योंकि एक्विसेंस वाला हम यूज़ कर रहे हैं ना टेंडेंसी। तो सब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी कि वो आइटम्स क्वेश्चंस के साथ एग्री करता चला जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है या जो उसे दिखाया गया है क्वेश्चन के अंदर। और ये ऐसे ही देखा जाता है कि इन फॉर्म ऑफ सेइंग येस टू आइटम्स, येस 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 करते जा रहे हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके प्रति। और ये टेंडेंसीज जो है वो पर्सनालिटी के असेसमेंट को क्या करती हैं, फिर लेस रिलायबल बना देती हैं। वो डेटा उतना सच्चा एक्यूरेट सही नहीं होता आगे भी कहीं यूज़ करने के लिए, या उससे कुछ कंक्लूजन जो एनालिसिस निकलेगा वो भी उस हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आंसर ही उसने सही नहीं दिया अपने बारे में, वो गलत गलत बताता चला जा रहा है, तो तुम क्या ही वहाँ उसके डेटा से आगे स्टडी करोगे, उसके बारे में क्या ही पढ़ोगे। ठीक है, मान लो उसने मुझे आंसर दे भी दिया, वो चीज़ उसके बारे में सच ही नहीं है। ठीक है, इन रियलिटी वो बहुत ज़्यादा लाइक सोशल एक्टिव वाला पर्सन है, बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है उसकी, बट उसने अपने बारे में आंसर्स कैसे दिया कि वो बहुत विड्रॉन रहता है, बहुत रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्ट टाइप का है। तो मैं तो ऐसे ही असेस करूँगी ना उसके आंसर्स के बेस पर कि भाई ये इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट नहीं है इतना, या ये एम्बीवर्ट की कैटेगरी में भी फॉल नहीं करता। एम्बीवर्ट इज वर्ट जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर होते हैं, या सिचुएशंस के हिसाब से डिपेंड करता है ना कि कौन सा इंसान बाहर जाके लोगों के साथ घुल मिल जाएगा या अपने में ही रहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा। ठीक है, देन आगे इसमें बता रखा है ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज के ऊपर कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और किसी भी पर्सनालिटी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक स्किल की रिक्वायरमेंट है, बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अनलेस तुमने ऐसा कुछ ऑप्टिमम लेवल तक केयरफुल सुपरविजन जो है ना एक्सपर्ट का, उसके अंदर तुमने ट्रेनिंग नहीं ली, एक्सपीरियंस गेन नहीं करा, प्लस कोई स्किल नहीं सीखी तुमने ऐसे लोगों की पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए, तब तक तुम लोग जो है ऐसे जाकर टेस्टिंग करना और लोगों की पर्सनालिटी को इंटरप्रेट करना, इवन अपने दोस्त की पर्सनालिटी को भी समझने की कोशिश करना नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जो लोग साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे उनके पास जाके हम ऐसे बोल दें, उनको टेस्ट दे दें, अच्छा तुम्हें टेस्ट कर लो, हम देखते हैं तुम कैसे कैसे आंसर देते हो, एंड देन वी विल टेल यू कि किस टाइप की पर्सन यू आर। या तुम जैसे आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन में कहाँ किस डायमेंशन में फॉल करते हो, यू आर इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इमोशनली स्टेबल, अनस्टेबल, और इन यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ साइकोटिसिज्म। तो नहीं, वी कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग ना, क्योंकि हमने इतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली, इतने अच्छे से स्किल्स एक्वायर नहीं करी, इतना एक्सपीरियंस नहीं है हमें भाई, इतना नॉलेज नहीं गेन करा हमने, या हम किसी एक्सपर्ट के अंडर सीखे नहीं हैं अभी तक वो चीज़ करना, उस चीज़ का हमें इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कहीं पे भी जाके अच्छा हम टेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, और देन वी विल टेल कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, और इसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट वी विल डू, समझेंगे इसको, इंटरप्रेट करेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसकी बिहेवियरल क्वालिटीज़ को। ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये भी फिर बहुत रॉन्ग और अनरिलायबल डेटा हो जाएगा जो भी हम कलेक्ट करके लाएंगे, क्योंकि वो सही पर्सन ने कलेक्ट नहीं करा फिर डेटा। ठीक है, नाउ आई विल टेल जो MMPI में इतने सारे 10 सब स्केल्स बताए हैं, इनमें से हर एक का मतलब, फिर आई विल कम टू दिस थिंग ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग, करियर गाइडेंस एंड वोकेशनल एक्सप्लोरेशन। देन फर्स्ट है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मतलब कि इस हद तक अपनी हेल्थ की चिंता करना कि तुम बीमार पड़ गए हो इस वजह से। ठीक है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई एक्सटेंट नहीं है, इस लेवल तक तुमने अपने आप की चिंता करी है, अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी की। ठीक है, कि तुम बीमार पड़ गए हो, वो वरिंग करते करते, वो एनजाइटी लेते लेते, और इसको इलनेस एनजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी अब जाना जाता है, किसको, हाइपोकॉन्ड्रियासिस को, यानी कि अपनी हेल्थ के बारे में हमेशा चिंता करने वाला बंदा, और असलियत में उसे लाइक कुछ नहीं हुआ होता, वही जो हमने इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में पढ़ा था, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ शो नहीं हो रहा, उसे कोई इलनेस नहीं है, बट वो अपने बारे में समझता है कि वो बीमार है, या वो कोई बहुत बड़ी सीरियस या सीवियर प्रॉब्लम, सीरियस इलनेस डेवलप कर सकता है, उसकी बॉडी किसी भी ऐसे डिजीज़ की चपेट में आ सकती है, वो ऐसा सोचता है, समझता है, और अपने बारे में बहुत हद तक चिंता करता है अपनी हेल्थ के बारे में। ठीक है, देन आता है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया मतलब वो स्टेट जिसके अंदर कोई भी बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, लाइक हंस रहे हैं तो अनकंट्रोलेबल वे में, उनका फिर लाफिंग स्टॉप नहीं हो पा रहा, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। जैसे हंस रहे हैं तो एक लिमिट तक ना, क्या हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं, वो सीन है इधर। ऐसे ही रोना हो गया या शाउटिंग हो गया,
तो ये एक लिमिट तक नहीं हो पाता अपने ये वाले इमोशंस को, और भी कोई इमोशंस इसके अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं। दीज आर जस्ट फॉर एग्जांपल। वो ऐसे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसको वो करने लगे हैं ना, अगर जैसे लाफिंग क्राइंग, तो वो करते ही रहेंगे, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो चीज़ होती है हिस्टीरिया के अंदर। देन साइकोपैथिक डिविएट, ये सोशल माल एडजस्टमेंट और एब्सेंस ऑफ स्ट्रांगली प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब मैं बताती हूँ, यानी कि लोगों के साथ ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनके साथ बन ही नहीं रही इतनी, फिर चाहे वो फैमिली है चाहे वो दोस्तों का ग्रुप है, कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लाइक वहाँ पे उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, रह नहीं पा रहे, रहना नहीं सीख पा रहे, और जैसे वो लाइक कहते हैं करने को वैसा कर नहीं पाते, या अपनी भी वहाँ पे अगर चलानी है तो ढंग से चला नहीं पा रहे। बहुत दिक्कतें आ रही हैं उनके साथ रहने में, रिलेशनशिप्स नहीं हो पा रहे सही से, ठीक है। बहुत ऊट पटांग सी चीज़ें हो रही हैं, एंड माल एडजस्टमेंट आ रही है सोशल वे में, यानी कि जब भी लोगों के बीच में जाना होता है, इंटरेक्ट करना होता है, कुछ भी फिर लोगों से रिलेटेड होना, वहाँ पर दिक्कत आती है उन्हें बहुत। और प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली बात है लाइफ के नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोस्टली फिर ये लोनली फील करते हैं, लोनलीनेस में आ जाते हैं, और एलियनेशन वाली फीलिंग आती है कि भाई हम तो सबसे अलग, सबसे अकेले हैं, कोई समझने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, और दुख के टाइम कोई साथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि किसी से बनती नहीं है ना, किसी के साथ अच्छे से रिलेशन डेवलप नहीं हुए थे इसलिए। देन साइकोपैथोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। वही मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना, मेंटल डिसऑर्डर्स वही जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़े ही थे, और इसके अंदर सारे अनयूजुअल एंड माल अडेप्टिव बिहेवियर्स भी आ जाएंगे। ऑब्वियसली मेंटल डिसऑर्डर होता ही नहीं वैसे, जब इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, माल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग शो करते हैं ना, जब सोसाइटी के लिए वो अनएक्सेप्टेबल होने लग जाता है, तभी तो उसे कहने लगते हैं मेंटल डिसऑर्डर। तो वही उन चीज़ों के बारे में पढ़ना, उन्हें समझना। देन उसके बाद मैंने साइकेट्रिक डायग्नोसिस का मतलब लिखा है, यानी कि मेंटल इलनेस डायग्नोज बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, की ट्रीटमेंट ले लिया हमने अपनी मेंटल प्रॉब्लम का, जो कि डिस्टर्ब करती थी हमारी थिंकिंग को, हमारे मूड को, हमारे फीलिंग्स को, जिसकी वजह से आगे कुछ भी हमारे साथ बुरे से बुरा हो सकता था, कोई भी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती थी, या सीरियस इलनेस हो सकती थी, फिर चाहे वो डेथ है, पेन है, कुछ भी है। वही मेंटल प्रॉब्लम कोई जो हमें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती थी, हमने उसका ट्रीटमेंट ले लिया मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से, मतलब जहाँ पर भी जिस हिसाब से प्रॉब्लम है उस हिसाब से वी गो ना एंड ट्रीट, मतलब अपने आप को डायग्नोसिस करवा लिया अपना, और ट्रीटमेंट ले लिया उस चीज़ से, वी गॉट फ्री, और नॉर्मल हो गए वापस, ठीक है। देन आ जाता है साइकेस्थीनिया। अब ये ऐसी स्टेट है, न्यूरोटिक स्टेट ऐसी, जिसके अंदर स्पेशली, जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं स्पेशली फोबियाज़ के साथ, ऑब्सेशंस के साथ एंड कंपल्जन्स के साथ, जो कि बंदे को पता है कि इरेशनल है, करने के पीछे का कोई रीज़न नहीं है, बिल्कुल रीज़नेबल नहीं है, बट फिर भी स्टिल दैट पर्सन इज़ डूइंग, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। फोबियाज आर व्हाट, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इरेशनल फियर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर या सिचुएशंस को लेकर, लोगों को लेकर, ठीक है। डर लगना, वही फियर होना चीज़ों से, जैसे अगोराफोबिया पढ़ा था, अनफेमिलियर सिचुएशन में एंटर करने से डर लगता है, वो सारा फोबियाज़ में आ जाता है। ऑब्सेशंस आर व्हाट, कोई भी डिस्टर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली चलने वाला ऐसा परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपाइड थॉट या आइडिया है किसी के दिमाग में, जो उसे खाए जा रहा है, उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही है, इसलिए वो वही चीज़ करता चला जा रहा है, अपने एक्शंस में वही चीज़ ला रहा है। जब वो चीज़ बिहेवियर में दिखाने लगता है, वही रिपीटेटिव बिहेवियर वो एक्शंस में वो करने लग जाता है। जैसे OCD के अंदर हाथ धोने की बीमारी है, तो हाथ साफ है, जरा से कहीं पे कुछ टच कर ले, कुछ हो गया, फिर भी वो बार बार वॉशिंग हैंड्स वाली एक्टिविटी रिपीट पे रिपीट मारे जा रहा है, करी जा रहा है, उसे दिख रहा है उसके हाथ कट गए हैं, उसे दिक्कत हो रही है बार बार हाथ धोने पे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो लिमिट के बाहर जब ओवर हो जाएगा तो अफेक्ट करेगा ही बुरी तरीके से, नेगेटिव इफेक्ट निकल के आएगा उसका, बट स्टिल दैट पर्सन इज डूइंग कंटिन्यूसली। दिमाग में वही पर्टिकुलर थॉट चलता चला जा रहा है, वही चीज़ उसे खाई जा रही है, एंड कंपल्जन्स में क्या है, वो अर्ज आ जाती है, फिर वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है उसके अंदर उस चीज़ को करने का, जो उसे पता है शायद सही भी नहीं है उसके लिए, तो खुद को रोक नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, एंड वो करता रहता है, वो कंपल्जन्स है, रिपीटेटिव बिहेवियर। फिर चाहे वो काउंटिंग है, अरेंजिंग है, जैसे हमने OCD में पढ़ा था, वॉशिंग है, ठीक है। पैरानोया मतलब फीलिंग ऑफ फियर और सस्पिशन ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों पर शक करना और दूसरे लोगों के बारे में ऐसे सोचना कि भाई ये लोग ना मेरे को किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचा सकते हैं, या ये लोग
मेरे लिए कुछ ना कुछ डेंजर कॉज करेंगे, मेरे लिए मुसीबत लाएंगे, मेरे को मारेंगे, मेरा पीछा कर रहा है कोई, मेरे कोई पीछे पीछे आ रहा है, मेरे को मारने के लिए चल रहा है, या इसके हाथ में चाकू है, पक्का मेरे को मारेगा अभी। तो ऐसी वाली चीज़ें होना। और इसका एग्जांपल ये है कि सड़क पे निकले हैं, ऐसा सोच रहे हैं, कोई साथ में लोगों का ग्रुप है कुछ है, उनको देख के ऐसे सोच रहे हैं ये तो मुझे ही घूरे जा रहा है, मुझे स्टेयर कर रहा है और ये सारे लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे होंगे। ये चीज़ होती है पैरानोया के अंदर। ये पहले स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट था, अब स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया में ये डिल्यूजन ऑफ किससे जाना जाता है, एक मिनट में बताती हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के नाम से जाना जाता है कि लाइक पर्सन को लग रहा है उसे कोई देखता जा रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, किसी की नज़र उसी के ऊपर है, कोई उसे हार्म कॉज करने के पीछे पड़ा हुआ है, या कोई ना कोई उसके लिए कुछ मुसीबत बन के लाएगा और उसे मारने को लगा हुआ है, उसे किल करना है, किसी को उसका मर्डर करना है, उसे ऐसा ऐसा थॉट आ रहा है, ऐसा ऐसा वो लग रहा है उसको। तो इसको तुम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से समझ सकते हो। एंड इन रियलिटी ये स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट नहीं है, ये अलग हो चुका है उससे, उस डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। वहाँ पर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियर है, एक और भी है, उसको मुझे नाम याद नहीं अभी, मैं बता दूंगी, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ चैप्टर 4, यू कैन सी। एंड पैरानोया अलग है। देन आ जाते हैं मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी। वही जो सोसाइटी ने जेंडर रोल्स एसोसिएट कर रखी हैं मेल्स और फीमेल्स के साथ, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो कि डिस्टिंक्ट करते हैं, अलग बनाते हैं मेल को फीमेल से, जो कि टिपिकली मेल के करने की चीज़ें हैं एंड फीमेल के करने की चीज़ें हैं, ठीक है। वो था ना पहले कि फ़ीमेल घर का काम, मेल बाहर का काम, जो कि असल में नहीं है अब, ठीक है। तो ऐसी मेंटालिटी, ऐसे जेंडर रोल्स बना रखे हैं, लड़कियों का ये चीज़ें, लड़कों की ये चीज़ें करने के लिए, एंड फिर उस हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देना, ठीक है। देन ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि वो ऐसा टेस्ट है जो कि डिज़ाइन करा गया इस तरीके से कि वो तुम्हारा पोटेंशियल एबिलिटी, तुम्हारी क्षमताएं क्या हैं, तुम्हारी एक्चुअल प्रोफिशिएंसी क्या है, किस चीज़ में तुम अच्छे और बेस्ट अपना परफॉर्म कर सकते हो, किस कला को, किस स्किल को तुम करने में सबसे अच्छे हो, या कौन सी ऐसी एबिलिटी तुम्हारे अंदर है जो तुम सबसे अच्छे से कर सकते हो, किस काम में तुम सबसे बढ़िया हो। नाम से पता लग रहा है कोई ऐसी अपनी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन ना, तो वो ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के अंदर है, या इवैल्यूएट करता है लोगों का, बेसिकली जो उसके कैंडिडेट्स जो टेस्ट दे रहे हैं उनका इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस एरिया में वो सबसे अच्छे से वर्क कर सकते हैं, या किस ऑक्यूपेशन में वो जा सकते हैं। इट इज़ ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग। देन आ जाते हैं करियर गाइडेंस के ऊपर। अब ये ना मैंने बीच में लिखा हुआ है, जो असिस्ट इंडिविजुअल्स है, वही लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को असिस्ट करना कि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सकें अपने करियर को लेकर, आगे उन्हें क्या जॉब करनी है उस चीज़ में, एंड एजुकेशनल चॉइसेस ढंग से अपने ऑक्यूपेशनल चॉइसेस वो चूज़ कर सकें, उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकें कि आगे उन्हें क्या करना है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, क्या उनकी एबिलिटीज़ है, कहाँ वो अच्छे से अपना फुलेस्ट पोटेंशियल तक बेस्ट जो है अपना वर्जन दिखा सकते हैं, कहाँ वो ढंग से पूरा फुल्ली तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। देन वोकेशनल एक्सप्लोरेशन या वोकेशनल एक्सप्लोरेशन के अंदर है लोगों को हेल्प करना, दो तरह के लोगों को, वेटेरियन एंड सर्विस मेंबर्स को। वेटेरियन कौन होते हैं, जो कि लोग हाँ, जो कि लोगों को लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया होता है किसी पर्टिकुलर जॉब में, किसी पर्टिकुलर वर्क का, ऑक्यूपेशन का, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और सर्विस मेंबर्स मतलब कि वो वाले लोग भी जो कि सर्व कर रहे हैं कंट्री को, आर्म फोर्सेस के अंदर है, नेवी में है, पुलिस मैन है, ऐसे करके इन लोगों को हेल्प करना कि ये सिलेक्ट कर सके अपना सूटेबल वोकेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि उनके लिए कंसिस्टेंट है, उनकी एबिलिटीज़ के साथ मैच करता है, उनके एप्टीट्यूड के साथ, इंटरेस्ट के साथ। कहते हैं ना, जिस चीज़ में हमारा एप्टीट्यूड हो, अंडरलाइंग पोटेंशियल हो, उस चीज़ को करने की क्षमताएं हो, जिसके मतलब हमारे पास उस चीज़ को करने की क्षमताएं हो, प्लस इंटरेस्ट हो, हमारे प्रेफरेंसेस भी वही हो, हमारी लाइकिंग्स भी वही हो, हम चीज़ को करना भी चाहते हैं, उस चीज़ को हमें करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम टॉप मोस्ट लेवल तक मतलब अपने इनर मोस्ट पोटेंशियल के साथ बेस्ट निकल के एकदम निखर के आते हैं, सबसे अच्छा करते हैं। तो वही चीज़ है लोगों को सिलेक्ट करवाने में, ऐसे लोगों को वेटेरियन में जो है और जो सर्विस मेंबर्स में है, उनको सिलेक्ट करवाने में हेल्प करना कि वो उसके बारे में सोचें, वैसा ही एक्ट करें, एंड उन क्वेश्चंस के ऊपर फिर रिफ्लेक्ट करें कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के स्टेजेस में, उन्हें कैसे कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे कैसे सोचना चाहिए, क्या क्या डिसीजंस लेने चाहिए, एंड क्या क्या काम करने में उन्हें खुद को इंडल्ज करना चाहिए, कहाँ कहाँ उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए।
और जहाँ पे उनकी डिसेबिलिटीज़ ना झलकें, सिर्फ यही पता लगे कि हाँ ये उनकी एबिलिटीज़, क्षमताएं हैं, ये उनके पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं, ये वो कर सकते हैं, यहाँ उनका इंटरेस्ट है, ये उनका एप्टीट्यूड है, यहाँ पर वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने में हेल्प करना उनके वोकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वोकेशनल एक्सप्लोरेशन। एंड अभी भी अगर कुछ भी समझ ना आया, कोई वर्ड लाइक मैंने छोड़ दिया, कोई मुझसे मिस आउट हो गया वर्ड, देन यू कैन टेल मी, तुम मुझसे पूछ सकते हो अभी भी कुछ भी समझ ना आया, कोई पर्टिकुलर वर्ड में दिक्कत हो तो। एंड नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स फिर हमारा टॉपिक हो गया इस चैप्टर का लास्ट। देन आई विल पिक अप चैप्टर 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है। और अभी के लिए थैंक यू सो मच, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना।